हेलो एवरीवन, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है? तो चलिए आज करते हैं संविधान के निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक सुपर फास्ट रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड, सीधे पॉइंट पर, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। शुरू करें। देखिए, आज की चर्चा में हम कवर करेंगे कि संविधान सभा की मांग शुरू कैसे हुई, फिर कैबिनेट मिशन ने इसे बनाया कैसे, इसकी इम्पोर्टेंट कमिटीज कौन सी थीं, कुछ फाइनल फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम में आते हैं, और हाँ, सबसे आखिर में कुछ जबरदस्त मेमोरी हैक्स ताकि ये सब हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान सभा की मांग से। ये आइडिया आखिर आया कहाँ से और अंग्रेजों का इस पर रिएक्शन क्या था, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये टाइमलाइन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहली मांग रखी एम.एन. रॉय ने, साल था 1934। ठीक एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। फिर अंग्रेजों ने 1940 में ऑगस्ट ऑफर और 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन हमने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसे एक्सेप्ट किया गया। तो सवाल उठता है कि इनको रिजेक्ट क्यों किया गया, ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन को? क्योंकि वो हमें दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस, मतलब ठीक है अपने कानून बना लो पर रहोगे ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही। जबकि कांग्रेस का टारगेट अब साफ था, पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैबिनेट मिशन ने आखिर संविधान सभा को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका कैसे तैयार किया। ये नंबर इसे तो बस रट लीजिए, सीधा एग्जाम में आता है। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से संविधान सभा के लिए कुल 389 सीट्स डिसाइड की गई थी। अब इन 389 सीट्स को बांटा कैसे गया? सिंपल था। 296 सीट्स थीं ब्रिटिश इंडिया के लिए, जहां पर होने थे इलेक्शंस, और बाकी 93 सीट्स थीं प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों के लिए, जहां से सदस्य नॉमिनेट होकर आने थे। तो इसका मतलब हमारी सभा पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। फिर हुए इलेक्शंस जुलाई अगस्त 1946 में, और नतीजे बिल्कुल साफ थे। कांग्रेस को मिली 208 सीट्स, एक क्लियर मेजॉरिटी। मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीट्स गए इंडिपेंडेंट्स के खाते में। लेकिन फिर देश का बंटवारा हो गया, मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए, और इसलिए हमारी संविधान सभा की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 से घटकर 299 रह गई। ये नंबर पार्टीशन के बाद का है, याद रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। जी हाँ, ये है प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। कमिटीज से पहले ये कुछ नाम देख लेते हैं। देखिए, सभा के सबसे सीनियर मेंबर होने की वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। वाइस प्रेसिडेंट्स 2 थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी.एन. राव। ये स्लाइड तो रिवीजन के लिए गोल्ड माइन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ सबसे जरूरी कमिटीज, ध्यान से सुनिए। यूनियन पावर्स के चेयरमैन थे नेहरू जी, प्रोविंशियल कमेटी के सरदार पटेल, और सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। रूल्स और स्टीयरिंग कमेटी ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाली। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर इसमें कुल 7 सदस्य थे। बाकी 6 थे एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवा राव जिन्होंने बी.एल. मित्तर की जगह ली थी, और टी.टी. कृष्णमाचारी जो डी.पी. खैतान की डेथ के बाद आए। चलिए अब कुछ फाइनल फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। ये नंबर्स और डेट्स एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हमारे संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस ड्यूरेशन को एकदम बिल्कुल रट लीजिए। और इस पूरे प्रोसेस में उस वक्त लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये भी एक पॉपुलर एग्जाम फैक्ट है।
इस स्लाइड में एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। संविधान को अडॉप्ट यानी अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं और इसे इनफोर्स यानी लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा रिपब्लिक डे है। जब संविधान बना तो उसमें एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे और इस पर 284 सदस्यों ने साइन किए, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। और अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार था, कमेटी चेयरमैन्स को आसानी से याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स। पहली ट्रिक सिंपल है, अगर किसी भी कमेटी के नाम में यूनियन यानी संघ या स्टेट्स यानी राज्य शब्द आए तो उसके चेयरमैन हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी या स्टेट्स कमेटी। सिंपल। अब आती है दूसरी ट्रिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के प्रेसिडेंट थे, यानी घर के मुखिया, और घर का मुखिया ही घर के नियम यानी रूल्स बनाता है, गाड़ी की स्टीयरिंग संभालता है और झंडा यानी नेशनल फ्लैग उठाता है। तो इन तीनों कमिटीज के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आखिरी ट्रिक, सरदार पटेल को हम यूनिफायर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्होंने सभी प्रांतों यानी प्रोविंसेस को एक किया था, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष वही थे। साथ ही उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज पर जो एडवाइजरी कमेटी थी उसे भी हेड किया। सोचिए जरा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतनी मेहनत, इतनी बहस और इतनी डिटेल के बाद तैयार हुए इस डॉक्यूमेंट ने आखिर आधुनिक भारत की किस्मत को कैसे लिखा? ये एक सोचने वाला सवाल है। नमस्कार, चलिए भारतीय संविधान के 2 बहुत ही जरूरी टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक तो संविधान की खास बातें यानी सेलियंट फीचर्स, और दूसरा उसकी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, सिर्फ वही पॉइंट्स कवर करना जो एसएससी एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एकदम हाई यील्ड फैक्ट्स, बस। तो ठीक है, अपने पहले विषय से शुरू करते हैं, संविधान के स्रोत। देखिए, भारत का संविधान बनाते वक्त ना कई देशों से अच्छी बातें ली गई, तो चलिए देखते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेस कौन से थे। तो सबसे पहली और जरूरी बात, हमारे संविधान पर जो सबसे बड़ा सिंगल इन्फ्लुएंस रहा वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। फेडरल स्कीम, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये सब कुछ वहीं से लिया गया है। अब आते हैं 2 बड़े डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंसेस पर। यूके से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप जैसी चीजें। और वहीं यूएसए से आए हैं फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल का आइडिया और जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, दूसरे देशों का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। जैसे कनाडा से हमने लिया एक मजबूत सेंटर वाला फेडरल सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया से आए कॉन्करेंट लिस्ट, आयरलैंड से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और जर्मनी से लिया गया इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। जब संविधान बना था तब 8 थीं, लेकिन अब 12 हैं, और इन 12 के 12 को याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, और वो मेमोरी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जी हाँ, बस ये छोटा सा फ्रेज और आपको सारी 12 शेड्यूल्स याद हो जाएंगी। चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो पहला हिस्सा है टीयर्स। टी से हो गया टेरिटरीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ई है एमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी और भत्ते। ए है एफर्मेशंस एंड ओथ्स यानी शपथ। आर है राज्यसभा में सीटों का अलॉटमेंट और एस है शेड्यूल्ड एरियाज। इसके बाद आता है ओएफ। ओ का मतलब है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है, और एफ का मतलब है फेडरल प्रोविजंस, जिसमें वो 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। हाँ, 1 मिनट, छठी अनुसूची के लिए एक खास ट्रिक है। ये 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसे याद रखने के लिए सोचिए एटीएम मनी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस एटीएम में मनी मतलब मणिपुर नहीं है, और एग्जाम में अक्सर यही पॉइंट फंसाता है। अब आते हैं ओल्ड पर। ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी आधिकारिक भाषाएं। एल है लैंड रिफॉर्म्स, जिसे पहले अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, और डी है डिफेक्शन मतलब दल बदल विरोधी कानून। और आखिर में है पीएम। पी का मतलब है पंचायत, जिसे 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और एम का मतलब है म्यूनिसिपैलिटीज, जिसे 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। हो गया टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से सारी 12 शेड्यूल्स कवर। चलिए
अब हमारे विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। इसे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं, एक तरह से उसकी समरी है ये। बहुत सिंपल टर्म्स में प्रस्तावना हमें 3 चीजें बताती है। संविधान को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, हम भारत के लोगों से, भारत का नेचर कैसा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। क्या प्रियम्बल में जो संविधान का इतना जरूरी हिस्सा है बदलाव किया जा सकता है? इसका जवाब समय के साथ बदला है। तो कहानी कुछ ऐसी है। शुरू में 1960 का जो बेरूबारी यूनियन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, तो आप इसे बदल नहीं सकते। लेकिन फिर आया 1973 का लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस, और इसमें कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया और कहा हाँ, प्रियम्बल बिल्कुल संविधान का हिस्सा है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि जब से ये तय हुआ कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, तब से प्रियम्बल में कितनी बार बदलाव किया गया है? जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक बार। ये इकलौता अमेंडमेंट हुआ था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, और इसने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इन 3 शब्दों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब तक जो भी हमने कवर किया है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, खास तौर पर वो मेमोरी ट्रिक्स जो एग्जाम हॉल में बहुत काम आने वाली हैं। तो इस एग्जाम मेमोरी किट में क्या क्या है? 12 शेड्यूल्स के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 6 शेड्यूल के लिए एटीएम मनी वाली ट्रिक, याद रहे मणिपुर के बिना, और प्रियम्बल में जोड़े गए वो 3 शब्द, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और जाते जाते एक सवाल, संविधान का कौन सा हिस्सा, क्या वो फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, या फिर खुद प्रियम्बल जो आइडिया ऑफ इंडिया को सबसे अच्छे से डिफाइन करता है? सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। अगर एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी चल रही है तो ये रिवीजन बिल्कुल आपके काम का है। चलिए संविधान के पार्ट 1 और 2 से जुड़े वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फटाफट कवर करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन 2 पार्ट्स में से एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। देखिए, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, नो एक्स्ट्रा डिटेल्स। तो एजेंडा सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे भारत के टेरिटरी की बेसिक्स, फिर जानेंगे कि हमारे स्टेट्स आखिर बने कैसे, उसके बाद सिटीजनशिप के रूल समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम के लिए कुछ जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आते हैं आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक। ओके, तो आर्टिकल 1, इसमें एक बहुत ही क्रूशियल बात कही गई है। यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द इस्तेमाल हुआ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, मतलब संघ नहीं टूट सकता, राज्य टूट सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 2 और 3 पर। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल शब्दों में आर्टिकल 2 है नए बाहरी एरियाज को इंडिया में शामिल करने के लिए, जैसे सिक्किम को किया गया था, और आर्टिकल 3 है इंडिया के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज बदलने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था। अच्छा, तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी स्टेट को बदलने के बिल के लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, फिर प्रेसिडेंट उस बिल को स्टेट के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। लेकिन यहाँ एक कैच है, स्टेट की सलाह मानना पार्लियामेंट के लिए जरूरी नहीं है। फाइनल पावर हमेशा पार्लियामेंट के पास ही रहती है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी बदलाव सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब साधारण बहुमत से किया जाता है। इसके लिए आर्टिकल 368 वाले कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये तो हुई पावर की बात कि पार्लियामेंट के पास स्टेट्स को बदलने की पावर है। पर आजादी के बाद हमारे आज के स्टेट्स असल में बने कैसे? चलिए इसकी कहानी देखते हैं।
देखिए, स्टेट्स बनने की हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग टाइमलाइन है। 1948 में धर कमीशन और जेवीपी कमेटी ने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाने से साफ मना कर दिया, लेकिन फिर 1953 में बड़े प्रोटेस्ट्स के बाद आंध्र प्रदेश बना, जो लैंग्वेज के आधार पर पहला स्टेट था। इसके बाद सरकार ने फजल अली कमीशन बनाया और फिर 1956 में पास हुआ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इस 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि उस समय बने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। ये नंबर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये तो हो गई जमीन की बात, भारत के टेरिटरी और स्टेट्स की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ रहते हैं, यानी सिटीजन्स की। और इसके साथ हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 पर। सिटीजनशिप को लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस 2 बातें समझनी हैं। पहली, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी स्टेट के नहीं। ये आइडिया हमने यूके से लिया है। और दूसरी, आज के जो भी रूल्स हैं वो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 से गवर्न होते हैं। तो ये जो 1955 का एक्ट है ना, ये सब कुछ क्लियर कर देता है। सीधा सा हिसाब है, नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं और इसे खोने के 3। एग्जाम के लिए ये नंबर्स याद रखने हैं, 5 तरीके पाने के और 3 खोने के। रेनंसिएशन मतलब खुद से छोड़ देना, टर्मिनेशन मतलब किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेना, और डेप्रिवेशन मतलब सरकार का आपकी नागरिकता छीन लेना, जैसे फ्रॉड के केस में। ओके, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो हिस्सा जो एग्जाम हॉल में मार्क्स दिलाएगा, मेमोरी हैक्स। तो 1956 के बाद जो स्टेट्स बने, उनका ऑर्डर याद रखने में बड़ी कंफ्यूजन होती है, राइट? बस ये लाइन याद रखिए, आम गुनाह है। यहाँ आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, ना से नागालैंड और ह से हरियाणा। सिंपल। अगला है आर्टिकल 371। इसकी स्पेशल प्रोविजंस को याद रखने का जुगाड़ है नाम आसमा जी के। ना से नागालैंड के लिए 371A, अ से असम के लिए 371B, म से मणिपुर के लिए 371C और इसी तरह आगे भी। तो हमने देखा कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कैसे जाती है। काफी रूल्स हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारा संविधान एक स्टेबिलिटी भी देता है। तो जाते जाते एक छोटा सा सवाल रिवीजन के लिए, वो कौन सा आर्टिकल है जो ये गारंटी देता है कि एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो वो कानूनी तौर पर ही खत्म होगी, यूं ही नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज पॉलिटी का वो चैप्टर उठाते हैं जो एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। ये एक क्विक रिवीजन गाइड है जो आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलाने में पक्का मदद करेगी। देखिए, इस चैप्टर को ना बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ये पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से सवाल तो आना ही आना है, ये तय है। इसका सीधा मतलब है ये एक हाई स्कोरिंग टॉपिक है। तो चलिए एकदम ध्यान लगाकर इसे समझते हैं। तो हम इसे कैसे कवर करेंगे? पहले देखेंगे कुछ बुनियादी बातें, फिर एक एक करके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और दूसरे जरूरी राइट्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और सबसे आखिर में जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है वो है रिवीजन और कुछ मेमोरी हैक्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक्स से, मतलब वो फाउंडेशनल फैक्ट्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ हर एक बुलेट पॉइंट अपने आप में एक सवाल है। पहला, ये संविधान के पार्ट 3 में है। दूसरा, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। तीसरा, इन्हें लिया कहां से गया है? यूएसए के संविधान से। चौथा, इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इनका मकसद क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। ये 5 पॉइंट्स रट लेने हैं। अच्छा, एक मिनट, जब संविधान बना था तब तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर आज की तारीख में सिर्फ 6 हैं। तो सवाल ये है कि भाई एक अधिकार गया कहां? कौन सा था वो अधिकार जिसे हटा दिया गया? ये रहा जवाब, वो था संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए हटा दिया गया था। तो अब ये क्या है? अब ये आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट है। ये पॉइंट एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि इसे तो भूलना ही नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अधिकारों के पहले और सबसे जरूरी ग्रुप पर, समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। ये आते हैं आर्टिकल्स 14 से 18 के बीच।
एसएससी एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग वाले सवाल बहुत आते हैं, है ना? तो बस इन कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए। आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता, 17 ये तो बहुत फेमस है अनटचेबिलिटी का अंत, और 18 उपाधियों का अंत यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। बस इतना ही याद रखना है और आपका काम हो गया। अच्छा, आर्टिकल 16 से जुड़ा एक बहुत ही लैंडमार्क केस है इंदिरा सोहनी केस 1992 का। इसी केस ने ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन को सही ठहराया था और टोटल रिजर्वेशन पर 50% की लिमिट लगा दी थी। ये केस का नाम और साल दोनों ही अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले राइट्स के सेट पर, स्वतंत्रता का अधिकार। और यहां पर आर्टिकल 19 को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फ्रीडम हैं, उनको याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये शब्द सैमरो। एस से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबली, दूसरे ए से एसोसिएशन या यूनियन, एम से मूवमेंट, आर से रेजिडेंस और ओ से ऑक्यूपेशन। बस इतना याद रखना है कि पहले एक एफ भी था प्रॉपर्टी के लिए, जो अब हट चुका है। ये सैमरो ट्रिक बहुत काम की है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 20, 21 और 22। आर्टिकल 20 आपको अपराधों के लिए कन्विक्शन से बचाता है। आर्टिकल 21 तो सबसे जरूरी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और हाँ, 21A जिसे 86th अमेंडमेंट से 2002 में जोड़ा गया, ये 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन देता है। और आखिर में आर्टिकल 22 है जो अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं अगले 3 तरह के अधिकारों पर, एकदम तेजी से। देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23-24, इसका मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर पर बैन। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25-28, जो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और फिर हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल्स 29-30, जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एकदम सिंपल। अब बात करते हैं उस अधिकार की जो बाकी सारे अधिकारों का आप कह सकते हैं बॉडीगार्ड है। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। देखिए, खुद डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। क्यों? सोचिए, अगर आपके पास राइट्स तो हैं पर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो वो राइट्स किस काम के? यही आर्टिकल 32 हमें वो ताकत देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा कैसे करता है? इन 5 रिट्स के जरिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब है व्यक्ति को पेश करो। मैंडमस मतलब हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब रोकना। सर्टोरारी का मतलब सर्टिफाइड करना। और को वारंटो का मतलब किस अधिकार से। इनके ये सिंपल मीनिंग ही एग्जाम में आते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। रिट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट्स भी जारी कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। और मजे की बात यह है कि हाई कोर्ट्स का दायरा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि वो लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब सब कुछ पढ़ लिया तो बारी है क्विक रिवीजन की और कुछ जबरदस्त मेमोरी हैक्स की जो एग्जाम हॉल में सीधे सीधे काम आएंगे। ये जो 5 नंबर दिख रहे हैं ना, 15, 16, 19, 29 और 30, बस इन्हें दिमाग में छाप लीजिए। ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं। ये सवाल तो एग्जाम में आता ही आता है। और आखिर में ये कुछ फाइनल पॉइंट्स। पहला, राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। दूसरा, ये जस्टिशिएबल हैं, मतलब आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा, पार्लियामेंट इन्हें अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और चौथा, आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स लिमिटेड होते हैं। तो सब कुछ रिवाइज करने के बाद एक आखिरी सवाल, बस ये पक्का करने के लिए कि आपको सब याद है, वो कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए रिट्स जारी करने की पावर देता है? इसका जवाब मन में सोचिए और समझिए कि आपका ये चैप्टर पक्का हो गया। नमस्कार। एसएससी और रेलवे परीक्षाओं के लिए पॉलिटी के 2 सबसे जरूरी टॉपिक्स का रैपिड रिवीजन करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स और ट्रिक्स देखते हैं जो आपको ये टॉपिक्स याद रखने में बहुत मदद करेंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले DPSP के बेसिक बातें समझेंगे,
फिर कुछ जबरदस्त मेमोरी ट्रिक्स से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है वो जानेंगे, और फिर जल्दी से फंडामेंटल ड्यूटीज रिवाइज करके आखिर में एक फाइनल चीट शीट देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डीएसपीपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आखिर हैं क्या, और एग्जाम के लिए ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अच्छा, ये जो कोर फैक्ट्स है ना, इनसे सीधे सीधे सवाल बनते हैं एग्जाम में। याद रखिए, डीपीएसपी संविधान के पार्ट 4 में है, आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 तक। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका मेन गोल है एक वेलफेयर स्टेट यानी लोक हितकारी राज्य बनाना। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार जस्टिसेबल हैं, मतलब अगर सरकार इन्हें छीनती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, पर डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल हैं। ये बस सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं, इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। प्रोफेसर केटी शाह ने इसे बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। उन्होंने डीपीएसपी को एक ऐसे चेक की तरह बताया जो बैंक अपनी सुविधा के हिसाब से ही देता है, मतलब सरकार इन पर तभी काम करती है जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी मेमोरी हैक्स देखेंगे जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डीपीएसपी आर्टिकल्स एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। तो हमारी पहली ट्रिक है एलडीसी स्टोरी। सोचिए, एक लोअर डिवीजन क्लर्क है जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। बस उसकी कहानी को फॉलो करके हम आर्टिकल्स 39A से 43A तक पूरा सीक्वेंस याद कर सकते हैं। तो देखिए कहानी कैसे चलती है। हमारा एलडीसी सबसे पहले गरीबों को फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी मदद देता है। फिर वो गांव में पंचायत बनाता है, लोगों को काम दिलाता है, ये भी पक्का करता है कि काम करने की जगह अच्छी हो और सबको लिविंग वेज यानी गुजारे लायक तनख्वाह मिले, और आखिर में वो वर्कर्स को मैनेजमेंट में हिस्सा दिलाता है। हो गया ना याद? चलिए कुछ और क्विक ट्रिक्स देखते हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे याद रखें? 4 और 4 दोनों यूनिफॉर्म हैं, एक जैसे। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच 50-50 पावर स्प्लिट। और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस, इसके लिए सोचिए, शांति के लिए 51 रुपए का शगुन। सिंपल। एग्जाम्स में ना अक्सर फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के कॉन्फ्लिक्ट से सवाल आते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो चलिए इस पूरी हिस्ट्री को एकदम सिंपल करके समझते हैं। देखिए, ये सफर शुरू हुआ 1951 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स डीएसपी से ऊपर हैं। फिर धीरे धीरे कई केसेस के बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में फाइनल वर्डिक्ट आया। कोर्ट ने कहा कि संविधान इन दोनों के बैलेंस पर टिका है। हार्मनी इज की। तो एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि आज की तारीख में फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच एक बैलेंस और हार्मनी है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है। चलिए, डीपीएसपी तो हो गया, अब फटाफट से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को भी रिवाइज कर लेते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े ये पॉइंट्स तो एकदम रट लीजिए। इन्हें यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42nd अमेंडमेंट से इन्हें जोड़ा गया। और हाँ, ये संविधान के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में है। और हाँ, टोटल कितनी ड्यूटीज हैं? याद रखिएगा, 11। पहले 10 थीं, 11वीं बाद में जोड़ी गईं। इनको याद करने की भी एक बहुत सिंपल ट्रिक है, अल्फाबेट ट्रिक। जैसे A से एंथम का सम्मान, B से बापू मतलब आज़ादी के आइडियल्स को मानना, F से फोर्ट मतलब हमारे कल्चर और हेरिटेज को बचाना, G से ग्रीनरी यानी एनवायरनमेंट की रक्षा, और J से जडेजा मतलब एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उससे एक फाइनल चीट शीट में पैक कर लेते हैं ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में आपको आसानी हो। तो डीएसपी के लिए क्या क्या याद रखना है? पार्ट 4 आयरलैंड से लिया गया, ये नॉन जस्टिसेबल है। एलडीसी स्टोरी वाली ट्रिक, और सबसे जरूरी मिनर्वा मिल्स केस जिसने राइट्स और प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस बनाया। और फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए याद रखें पार्ट 4A स्वर्ण सिंह कमेटी, 42nd और 86th अमेंडमेंट और हमारी अल्फाबेट वाली ट्रिक। बस इतना याद कर लिया तो काम हो जाएगा। और जाते जाते एक बात पर जरूर सोचिएगा, अगर डीएसपी देश के लक्ष्य हैं
और फंडामेंटल ड्यूटीज हम नागरिकों की जिम्मेदारियां, तो ये दोनों मिलकर हमारे देश का भविष्य कैसे तय करते हैं? नमस्कार। एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी को और मजबूत करने के लिए चलिए करते हैं कुछ सबसे जरूरी टॉपिक्स का एक रैपिड रिवीजन। आज का फोकस है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सिर्फ काम की जानकारी। जी हाँ, फोकस यही है कि वो कंपेटिटिव एज मिले। सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो तैयार हैं? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट से, यानी राष्ट्रपति, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं और देश के पहले नागरिक भी। आइए उनसे जुड़े कुछ बहुत ही बेसिक आर्टिकल्स को समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 52 बहुत सिंपल है। ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस पद की स्थापना हो गई। और आर्टिकल 53 ये बहुत जरूरी है। ये उन्हें यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स देता है और साथ ही तीनों डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर बनाता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखना है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? पहला, भारत का नागरिक, ये तो कॉमन है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम उम्र 35 साल। तीसरा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और चौथा, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। इनमें से उम्र और लोकसभा वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये नंबर 35, इसको बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए मिनिमम एज है। बहुत ही कॉमन सवाल है ये। ओके, क्वालिफिकेशंस तो देख ली, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके इलेक्शन प्रोसेस की। और हाँ, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, तो ध्यान से। तो प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? हम और आप तो डायरेक्ट वोट नहीं करते, राइट? उन्हें चुनता है एक इलेक्टोरल कॉलेज। अब यह है क्या? इसमें होते हैं, ध्यान से सुनिए, सिर्फ इलेक्टेड एमपीज यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सारे राज्यों के इलेक्टेड एमएलएज। यहां सबसे बड़ा ट्रिक क्या है? ये इलेक्टेड शब्द, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते। यही है एग्जाम का पॉइंट। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि एमपीज और एमएलएज हमारी तरफ से वोट करते हैं। और इस सिस्टम का नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बस इतना नाम याद रखना काफी है। चलिए, इलेक्शन हो गया। अब देखते हैं कि उनका टर्म कितना होता है और अगर उन्हें हटाना हो तो उसका प्रोसेस क्या है, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। ये भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है। टर्म ऑफ ऑफिस बिल्कुल सिंपल, 5 साल। और एक और सीधा सवाल, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो किसे? जवाब है वाइस प्रेसिडेंट को। सिंपल, आसान नंबर। अब देखिए, उन्हें हटाने की बात यानी इम्पीचमेंट, इसका सिर्फ एक ही ग्राउंड है, एक ही कारण, और वो है संविधान का उल्लंघन। पर पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि इस उल्लंघन का मतलब क्या है। काफी इंटरेस्टिंग है ना? ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर हम एग्जाम के पॉइंट्स पकड़ेंगे। ये किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, 14 दिन का नोटिस देना होता है, और सबसे जरूरी बात, इसे पास करने के लिए उस हाउस की टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। फिर दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करता है, और अगर वहां भी 2/3 टोटल मेजॉरिटी से पास हो गया तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। इसमें 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप याद रखना बहुत जरूरी है। और ये स्लाइड, यही है सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप। ध्यान से देखिए, इलेक्शन में कौन वोट करता है? सिर्फ इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज, ठीक? लेकिन इंपीचमेंट में सारे एमपीज, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, और एमएलएज, उनका कोई रोल नहीं होता। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एमएलएज इलेक्शन में है, इंपीचमेंट में नहीं। नॉमिनेटेड एमपीज इलेक्शन में नहीं है, पर इंपीचमेंट में है। चलिए, प्रेसिडेंट के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, और इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेसिडेंट से कंपेयर करके। तो चलिए देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का सबसे मुख्य काम क्या है? वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। अब एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब हुआ? सिंपल है, जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ओके, अब इस टेबल को देखिए, ये एक तरह से रिवीजन शीट है। सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक जगह। इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड एमपी प्लस एमएलए, पर वीपी के लिए सारे एमपीज। क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, वीपी के लिए राज्यसभा। हटाने का प्रोसेस, प्रेसिडेंट का किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है, पर वीपी का सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से।
और शपथ प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं और वीपी को प्रेसिडेंट। ये टेबल बहुत जरूरी है। ओके, तो अब फाइनल लैब, एकदम रैपिड फायर रिवीजन, वो पॉइंट्स जो एग्जाम से एक रात पहले जरूर देखने। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इलेक्शन के झगड़े सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरा, क्षमादान शक्ति, प्रेसिडेंट मौत की सजा माफ कर सकते हैं, गवर्नर नहीं। तीसरा, वीपी को हटाना है तो प्रोसेस सिर्फ राज्यसभा में शुरू होगा। चौथा, शपथ, प्रेसिडेंट को सीजेआई, वीपी को प्रेसिडेंट। और आखिरी, इस्तीफा, ये एक दूसरे को देते हैं। प्रेसिडेंट देंगे वीपी को और वीपी देंगे प्रेसिडेंट को। ये 5 पॉइंट्स मतलब 5 पक्के सवाल। तो इस सब के बाद एक आखिरी सवाल, सोचिएगा जरूर, ऐसी कौन सी पार है जो प्रेसिडेंट को गवर्नर के मुकाबले भी एकदम यूनिक बनाती है? हिंट उनकी क्षमादान शक्ति में है। ऐसी कौन सी सजा है जो सिर्फ प्रेसिडेंट माफ कर सकते हैं? इसका जवाब आपको उनकी शक्तियों को हमेशा के लिए याद करवा देगा। नमस्कार, चलिए भारतीय राज व्यवस्था का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। आज का फोकस रहेगा उन मस्ट नोट टॉपिक्स पर जो एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बिना कोई समय गवाए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, केंद्र और राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ना? कौन क्या करता है, किसकी क्या शक्ति है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को ना हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। देखिए, इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इनके पैरेलल स्ट्रक्चर को देखना। मतलब जो व्यवस्था केंद्र में है लगभग वैसी ही राज्य में है। जैसे सेंटर में है प्रेसिडेंट, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो बिल्कुल वैसे ही स्टेट में है गवर्नर, सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्ट्रक्चर एकदम सेम है और यही बात इन्हें समझने की चाबी है। तो ठीक है, सबसे पहले गवर्नर पर फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट से अलग कैसे हैं, क्योंकि यहीं से, इन्हीं अंतरों से एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। अब यहाँ जरा मेन डिफरेंसेस पर गौर करते हैं। गवर्नर होते हैं अपॉइंटेड, मतलब नियुक्त किए जाते हैं, जबकि प्रेसिडेंट होते हैं इलेक्टेड, यानी निर्वाचित। ये तो हुआ पहला बड़ा अंतर। लेकिन जो सबसे जरूरी अंतर है वो है इनकी पार्डनिंग पावर का। एक बात बिल्कुल साफ साफ याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही डेथ सेंटेंस यानी मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती। ये वाला पॉइंट एग्जाम का एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। तो सवाल उठता है कि अगर प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है तो फिर असली पावर, रियल पावर है किसके पास? तो चलिए अब समझते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के असली पावर सेंटर को, यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। देखिए, आर्टिकल 74 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होगा। ये एडवाइस उनके लिए बाइंडिंग है। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर ही असली यानी डी फैक्टो हेड हैं। इस अंतर को ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट यानी देश के प्रमुख। ये एक नॉमिनल या डी ज्योर पोस्ट है, जबकि असली एग्जीक्यूटिव पावर, सारी शक्तियां होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख, यानी रियल या डी फैक्टो हेड। अब आते हैं आर्टिकल 75 पर। और ये आर्टिकल, ये तो समझ लीजिए कि एग्जाम क्वेश्चंस का एक खजाना है, इसलिए इसे क्लॉज बाय क्लॉज बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ 2 बहुत जरूरी बातें हैं। एक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि कोई भी मंत्री प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। असल में इसका मतलब है कि पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक साथ लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। कहते हैं ना, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, यानी साथ में तैरते हैं और साथ में ही डूबते हैं। अच्छा, ये नंबर 15% ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज पर एक बहुत जरूरी लिमिट लगाता है। ये 15% की लिमिट आई थी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, और इसे लाया गया था ताकि बहुत बड़ी मतलब जंबो कैबिनेट्स ना बन सके। तो एग्जाम के लिए ये अमेंडमेंट का नंबर 91st और ये परसेंटेज 15% दोनों ही याद रखना बेहद जरूरी है। और अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, एक फैंटास्टिक मेमोरी हैक।
ये एक सिंपल सी मैथ की ट्रिक है जो स्टेट गवर्नमेंट के आर्टिकल्स को याद रखने में बहुत मदद करेगी। सच मानिए, एग्जाम्स के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला। बस सेंटर के आर्टिकल में 89 जोड़ना है और स्टेट का मिलता जुलता आर्टिकल अपने आप मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे आर्टिकल 74 जो यूनियन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है, उसमें 89 ऐड करें तो मिलता है आर्टिकल 163 जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है ना सिंपल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्टिकल 75 जो मिनिस्टर्स के प्रोविजंस के बारे में है, उसमें 89 ऐड किया तो मिला आर्टिकल 164 जो स्टेट मिनिस्टर्स के लिए सेम प्रोविजंस देता है। बिल्कुल परफेक्ट। और एक आखिरी एग्जाम्पल आर्टिकल 78 में है पीएम की ड्यूटीज। इसमें 89 जोड़ने पर मिलता है आर्टिकल 167 जिसमें सीएम की ड्यूटीज हैं। मतलब ये रूल यहाँ भी काम कर गया, है ना ये कमाल की ट्रिक। तो चलिए आखिर में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो की पॉइंट्स याद रखने हैं वो हैं, गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, पीएम है रियल एग्जीक्यूटिव हेड और प्रेसिडेंट है नॉमिनल हेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। और हाँ, यूनियन और स्टेट के आर्टिकल्स को जोड़ने के लिए वो +89 रूल तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, असली शक्ति आखिर है किसके पास, हेड ऑफ स्टेट के पास या हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास? ये एक सवाल पूरी नॉमिनल वर्सेस रियल पावर की बहस का सार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज का ये सेशन एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। हम प्रधानमंत्री, मंत्री और राज्यपाल से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का एक जबरदस्त और क्विक रिवीजन करेंगे। पॉलिटी के आर्टिकल्स याद ही नहीं होते हैं, है ना? हम सब जानते हैं, स्पेशली जब एग्जाम का प्रेशर हो तो इतने सारे आर्टिकल्स को याद रखना कितना मुश्किल हो जाता है। बट डोंट वरी, आज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के लिए एक सुपर मेमोनिक देखेंगे, फिर गवर्नर के लिए कंपैरिजन ट्रिक, उसके बाद पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर स्टेट मिनिस्टर्स के लिए एक मैजिक रूल +89 रूल, और आखिर में टॉप एग्जाम मेमोरी हैक्स। लेट्स गो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स। देखिए, इनको समझना बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन है। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब काफी इजी हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स 52 से 62 तक के लिए हमारे पास एक जबरदस्त निमोनिक्स हैं। याद रखिए, ये कोई सेंटेंस नहीं है, बस कुछ लेटर्स का ग्रुप है। PREM TQUIT क्वाइट। चलिए इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। P for President of India, Article 52. Simple. R for Executive Head, Article 53. E for Electoral College, 54. M for Manner of Election, 55. T for Term of Office, 56. और अगला E for Eligibility for Re-election, Article 57. देखा कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। Q for Qualification, Article 58. C for Conditions of Office, 59. O for Oath, 60. I for Impeachment, ये बहुत important है, Article 61. And finally, T for Time to Fill Vacancy, 62. बस ये लेटर्स याद हैं तो प्रेसिडेंट के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुट्ठी में हैं। फैंटास्टिक। अब आते हैं हमारी पहली सुपर ट्रिक पर, गवर्नर के आर्टिकल्स। और मजे की बात ये है कि अगर प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स याद हो गए तो गवर्नर तो लिटरली फ्री में याद हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पॉइंट ये है, कुछ नया रटना ही नहीं है, नो न्यू मेमोराइजेशन। गवर्नर के आर्टिकल्स के लिए बस प्रेसिडेंट के आर्टिकल से कंपैरिजन करना है। सिंपल लॉजिक। अब जरा इस पैटर्न को देखिए। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52, इसमें 101 ऐड कर दो, बूम, आर्टिकल 153 फॉर गवर्नर। सेम टू सेम, आर्टिकल 53 यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड, +101 आर्टिकल 154 स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड। आर्टिकल 56 में 100 ऐड किया तो 156 टर्म ऑफ ऑफिस। लेकिन एक कैच है, एक की डिफरेंस, गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं होता। आर्टिकल 61 जैसा कुछ नहीं है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व करते हैं। ये एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव, एसएससी एग्जाम्स का वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स। चलिए इस पर फोकस करते हैं। एक बेसिक बट सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं।
प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट, नाम मात्र के प्रमुख, लेकिन पीएम होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब रियल पावर डे फैक्टो हेड किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसके हेड होंगे पीएम। और याद रखिए, ये एडवाइस बाइंडिंग होती है। हाँ, 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं, बट दैट्स इट। उसके बाद तो मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अप आर्टिकल 75। इसमें मिनिस्टर्स के बारे में अदर प्रोविजंस हैं। इसके 6 क्लॉजेज हैं और लेट मी टेल यू, ये 6 क्लॉजेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। अक्सर सवाल यहीं से बनता है। एक नंबर, बस ये नंबर याद कर लीजिए, 15%। 91st अमेंडमेंट 2003 इसने फिक्स कर दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज पीएम को मिला के लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। ओके, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, सो ध्यान से। इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअली हर मिनिस्टर अकाउंटेबल है प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करते हैं। बट कलेक्टिवली पूरी की पूरी काउंसिल एक टीम की तरह अकाउंटेबल है लोकसभा को, मतलब दे सिंक और स्विम टुगेदर। अगर पीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। गेम ओवर। रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग ट्रिक? एक और मेमोरी हैक। अब हम यूनियन से स्टेट लेवल पे जंप करेंगे एक सिंपल मैथ ट्रिक के साथ। स्टेट मिनिस्टर्स के आर्टिकल्स चुटकियों में याद होंगे। और ये रहा वो रूल, द 89 रूल। फॉर्मूला सीधा है, यूनियन का एग्जीक्यूटिव आर्टिकल लो, उसमें 89 ऐड करो एंड यू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट एग्जीक्यूटिव आर्टिकल। इट्स लाइक अ मास्टर की, है ना कमाल का? प्रूफ चाहिए? ये देखिए, यूनियन का आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर प्रेसिडेंट प्लस 89 इक्वल्स आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर गवर्नर। परफेक्ट। यूनियन का आर्टिकल 75 प्लस 89 इक्वल्स आर्टिकल 164 फॉर स्टेट मिनिस्टर्स। इवन पीएम की ड्यूटीज आर्टिकल 78 प्लस 89 बन जाता है सीएम की ड्यूटीज आर्टिकल 167। इट वर्क्स लाइक अ चार्म। ऑल राइट, लास्ट सेक्शन, टॉप एग्जाम मेमोरी हैक्स। सब कुछ जो हमने सीखा उसका एक क्विक फायर रिवीजन। ये आपकी फाइनल चीट शीट है एग्जाम के लिए। सो लेट्स रिवाइज। नंबर 1, प्रेसिडेंट के लिए निमोनिक क्या था? प्रेम टेक कोएट, आर्टिकल्स 52 to 62 डन। नंबर 2, गवर्नर के लिए नो न्यू मेमोराइजेशन, जस्ट कंपेयर विथ प्रेसिडेंट, 52 बन गया 153। नंबर 3, पीएम से सीएम पर कैसे जाएं? सिंपल, जस्ट ऐड 89, 74 प्लस 89 इज 163। एंड नंबर 4, मिनिस्टर लिमिट, वो मैजिक नंबर क्या है? 15%, 91st अमेंडमेंट, दैट्स इट। तो अब ये आर्टिकल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। द क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा और पार्ट है जिसे हम अगली बार इसी तरह डीमिस्टिफाई करें? इन ट्रिक्स के साथ आई एम श्योर पॉलिटी की तैयारी अब नेक्स्ट लेवल पर होगी। नमस्कार दोस्तों, चलिए भारतीय संसद को समझते हैं, खास तौर पर वो सारे पॉइंट्स जो एसएससी और रेलवेज की परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। आज हम अनुच्छेद 79 से 88 तक को कवर करेंगे एकदम क्विक रिवीजन स्टाइल में। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संसद का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर लोकसभा और राज्यसभा का जो सबसे जरूरी अंतर है उसे देखेंगे। उसके बाद मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और कार्यकाल पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि संसद के सत्र कैसे चलते हैं। और हाँ, आखिर में कुछ कमाल के मेमोरी हैक्स हैं जो परीक्षा में पक्का काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, संसद की एकदम बेसिक बातें। मतलब हमारी संसद असल में है क्या और बनती कैसे है। देखिए, आर्टिकल 79 साफ साफ कहता है कि भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये एक तिकड़ी है। बहुत लोग गलती करते हैं और सोचते हैं कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, पर वो हैं। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। एक और बहुत जरूरी बात, हमने अपनी संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है। इसमें क्या होता है, जो सरकार है यानी कार्यपालिका, वो संसद का ही हिस्सा होती है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से बिल्कुल अलग है, जहां राष्ट्रपति और उनकी सरकार संसद से अलग काम करते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ये है लोकसभा और राज्यसभा के बीच का सीधा सीधा कंपैरिजन।
तो आखिर इन दोनों सदनों में वो कौन से मुख्य अंतर हैं जिन पर एग्जामिनर का फोकस रहता है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। लोकसभा में चुनाव डायरेक्ट होता है, मतलब हम और आप सीधे वोट करते हैं। वहीं राज्यसभा में चुनाव इनडायरेक्ट होता है। उम्र का भी फर्क है, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। और जो सबसे बड़ा अंतर है, लोकसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता। अब सीटों पर आते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीटें हो सकती हैं। इनमें से 238 चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। वैसे अभी की जो संख्या है वो 245 है। और लोकसभा की बात करें तो यहाँ अधिकतम सीटें हैं 550। एक बात जो यहाँ बिल्कुल याद रखनी है वो ये कि 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करने वाला जो सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है। ये एक बहुत ही खास फैक्ट है। क्या सारे केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्य आते हैं? नहीं, सिर्फ 3 से आते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्हीं 3 यूटीज के पास अपनी विधानसभाएं हैं। ठीक है, तो हमने दोनों सदनों को तो समझ लिया। अब बात करते हैं उनके सदस्यों की, मतलब सांसद बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और उनका कार्यकाल कितना लंबा होता है। आर्टिकल 83 में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इससे देश में एक लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी बनी रहती है। वहीं लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये कौन तय करता है? ये काम करता है परिसीमन आयोग। ये जनसंख्या के हिसाब से सीटों को एडजस्ट करता है। आजादी के बाद ये अब तक 4 बार बनाया गया है। इन सालों को जरूर याद रखिएगा, 1952, 1962, 1972 और 2002। और यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा की सीटों को साल 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है, और वो भी 1971 की जनगणना के आधार पर। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा पुरानी जनसंख्या के आधार पर आज भी सीटें बटी हुई हैं। तो संसद काम कैसे करती है? चलिए आर्टिकल 85 के हिसाब से इसके सत्रों को देखते हैं, यानी इसके सेशंस को। राष्ट्रपति के पास 3 खास शक्तियां हैं। सत्र को बुलाना, जिसे कहते हैं समनिंग, सत्र को खत्म करना, जिसे कहते हैं प्रोरोगेशन, और लोकसभा को भंग करना, जिसे कहते हैं डिसोल्यूशन। इसे ऐसे समझिए, प्रोरोगेशन का मतलब है कि बस एक सत्र खत्म हुआ है, लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब है कि पूरी लोकसभा ही खत्म हो गई और अब नए चुनाव होंगे। और ये नियम तो एग्जाम का फेवरेट है। संविधान कहता है कि संसद के किसी भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 बार तो संसद की बैठक होनी ही चाहिए। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर। कुछ आसान ट्रिक्स जिनसे ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। जो 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं वो किन क्षेत्रों से आते हैं, इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है LASS। L से लिटरेचर, A से आर्ट, S से साइंस और S से सोशल सर्विस। बस हो गया याद। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ये सबसे जरूरी आर्टिकल्स की एक क्विक लिस्ट है। मैच द कॉलम वाले सवालों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, एकदम लाइन से। और आखिर में आर्टिकल 88 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कोई भी मंत्री, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो वोट सिर्फ उसी सदन में कर सकता है जिसका वो सदस्य है। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में वोट नहीं कर सकते। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब 2026 में लोकसभा सीटों पर लगी रोक हटेगी और नया परिसीमन होगा तो राजनीतिक शक्ति का जो बंटवारा बदलेगा वो हमारे देश के भविष्य को और हमारी राजनीति को किस तरह से एक नया आकार देगा। नमस्कार दोस्तों, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी में इंडियन पार्लियामेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसके सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और फैक्ट्स पर एक क्विक रिवीजन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि संसद के इतने सारे आर्टिकल्स और फैक्ट्स एग्जाम के लिए याद कैसे रखें। ये मुश्किल हो सकता है, आई नो। तो चलिए इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आसान और यादगार फॉर्मेट पे ब्रेक डाउन करते हैं।
तो इस क्विक गाइड में हम 6 जरूरी टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले संसद के अधिकारी, फिर सदन की इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स, उसके बाद बिल्स कानून कैसे बनते हैं, फिर मनी मैटर्स यानी बजट और विधेयक, मेजर पार्लियामेंट्री कमिटीज और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सुपर कूल मेमोरी ट्रिक्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को आखिर चलाता कौन है, और सबसे जरूरी इनमें वो कौन से मेन डिफरेंसेस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, जरा ध्यान से देखिए। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सदन का मेंबर होना ही चाहिए, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है वो मेंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभापति भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो का सीधा मतलब है अपने पद की वजह से वो चेयरमैन है। बस यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सदनों को चलाता कौन है, पर अब देखते हैं कि ये सदन आखिर किन नियमों से चलते हैं। कोरम और सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन जैसे रूल्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 1/10, इसे सीधे सीधे याद कर लीजिए। ये है कोरम, मतलब किसी भी मीटिंग को करने के लिए हाउस के टोटल मेंबर्स में से कम 1/10 का होना जरूरी ही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 102 के हिसाब से किसी भी एमपी को इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इनमें से ये जो आखिरी वाला है ना, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब देखते हैं कि एक आइडिया, एक प्रपोजल, कानून कैसे बनता है। एक बिल की संसद में जो जर्नी होती है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस से कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक ऑर्डिनरी बिल इन 5 स्टेप्स से गुजरता है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक हाउस से पास होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन भी है, और आखिर में प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेजा जाता है। दोनों सदनों से पास होना ये इंश्योर करता है कि किसी भी कानून पर पूरी बहस और स्क्रूटनी हो। और मान लीजिए अगर दोनों हाउसेज में 6 महीने तक कोई अग्रीमेंट ही ना बने, तो तब पैदा होती है गतिरोध यानी डेडलॉक की सिचुएशन। और हाँ, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक खास प्रोविजन भी है, और ये है डेडलॉक का सॉल्यूशन, आर्टिकल 108 के अंडर जॉइंट सिटिंग। इसे बुलाते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। चलिए अब आते हैं मनी मैटर्स पर। यह एक ऐसा एरिया है जहां लोकसभा की पावर राज्यसभा से कहीं ज्यादा है। ये टेबल मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच का डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। बस ये याद रखिए, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और पैसों के मामलों पर कंट्रोल भी उसी का ज्यादा होता है। और ये नंबर 14 दिन, ये वो मैक्सिमम टाइम है जो राज्यसभा को एक मनी बिल पर विचार करने के लिए मिलता है। अगर 14 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो बिल को पास मान लिया जाता है। सिंपल। प्रेसिडेंट के पास ये 3 वीटो पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। अब एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि सस्पेंसिव वीटो मनी बिल्स पर लागू नहीं होता। प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज की, जिन्हें मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉज और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की असली डीप डाउन स्क्रूटनी यही होती है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसमें एक चीज पर जरूर ध्यान दें, ये जो एस्टिमेट्स कमेटी है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। और आखिर में चलिए कुछ मेमोरी हैक्स देखते हैं, ऐसी ट्रिक्स जिनसे ये मुश्किल फैक्ट्स आपको एग्जाम के दिन भी आसानी से याद रहेंगे। अब ये सेंटेंस सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, टेररिस्ट ने डाउरी ली बैंक में जॉब लगने के बाद, लेकिन ट्रस्ट मी, ये इंडिया की हिस्ट्री में हुई तीनों जॉइंट सिटिंग्स को याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। तो इससे डीकोड कैसे करें? देखिए, डाउरी से डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंक से बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल और टेररिस्ट से प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। है ना आसान? अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये था संसद पर हमारा क्विक रिवीजन गाइड। अब जाते जाते एक सवाल, एक डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए संसद की कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल या ओवरसाइट, सबसे ज्यादा क्रिटिकल है? सोचिएगा जरूर और अपनी तैयारी जारी रखिए।
एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी में स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल अक्सर एक मुश्किल टॉपिक लगता है ना? लेकिन इसको याद करने का एक ऐसा स्मार्ट तरीका है, एक ऐसी ट्रिक जो सब कुछ बदल देगी। चलिए देखते हैं इसे। तो असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। एक तरफ यूनियन पार्लियामेंट के इतने सारे आर्टिकल्स याद करो और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक पूरी नई लिस्ट रटना। सच में ये काफी मुश्किल काम लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इसका सॉल्यूशन रटने में नहीं बल्कि एक पैटर्न को पहचानने में हो तो। असल में स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन पार्लियामेंट का ही एक मिरर इमेज है, एक प्रतिबिंब। अगर एक को अच्छे से समझ लिया तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाता है। तो पेश है वो जादुई नियम, एक ऐसी ट्रिक जो स्टेट आर्टिकल्स को तुरंत अनलॉक कर देगी। पहला नियम सिंपल सा है, बस 89 ऐड करना है। यूनियन के आर्टिकल नंबर 74 से लेकर 111 तक किसी भी आर्टिकल में 89 जोड़ दीजिए और बस स्टेट का वही वाला आर्टिकल मिल जाएगा। और दूसरा नियम है +90 का। यूनियन के आर्टिकल्स 112 से 123 के लिए बस 90 ऐड करना है। सोचिए बस ये दो नंबर्स 89 और 90 और समझो आधा काम तो हो ही गया। तो अब यूनियन वर्सेस स्टेट की बात करते हैं। चलिए इस ट्रिक को एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में कितने सिमिलर हैं। देखिए, जो की प्लेयर्स हैं उनकी भूमिकाएं, उनके रोल्स लगभग एक जैसे हैं। सेंटर में जो काम प्रेसिडेंट का है, स्टेट में वही गवर्नर का, प्राइम मिनिस्टर का पैरेलल है चीफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल का पैरेलल है एडवोकेट जनरल। बिल्कुल सीधा हिसाब। और यही सेम चीज हमें लेजिस्लेटिव हाउसेज में भी दिखती है। सेंटर की लोकसभा वही स्टेट की विधानसभा और सेंटर की राज्यसभा वही स्टेट की विधान परिषद। पैटर्न बिल्कुल साफ है। चलिए अब देखते हैं कि ये +89 का नियम काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 74 जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है, उसमें 89 जोड़िए तो मिलता है आर्टिकल 163। ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए है। परफेक्ट। यही पैटर्न अटॉर्नी जनरल और मनी बिल पर भी बिल्कुल ठीक बैठता है। अब 90 वाले नियम को भी देख लेते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट। यूनियन का आर्टिकल 112, उसमें 90 ऐड कीजिए, मिल गया स्टेट का आर्टिकल 202। और यही सेम लॉजिक ऑर्डिनेंस पावर पर भी अप्लाई होता है। कितना आसान है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मुख्य अंतर। ये रूल बहुत पावरफुल है, लेकिन हर रूल के एक्सेप्शंस होते हैं, है ना? वो 19-20 का फर्क जो जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ सबसे बड़ा एक्सेप्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो पहला बड़ा डिफरेंस तो यही है। सेंटर में राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लेकिन स्टेट्स में विधान परिषद सभी जगह नहीं है। ये सिर्फ इन 6 स्टेट्स में ही है। और इसको याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक भी है, WTM। ये दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा परमानेंट है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। और हाँ, विधान परिषद के मेंबर्स का चुनाव भी बहुत अलग तरीके से होता है। ये सिर्फ एक सदन नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं। कुछ विधानसभा से, कुछ लोकल बॉडीज से, यहाँ तक कि ग्रेजुएट्स और टीचर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पावर्स में भी एक बहुत बड़ा फर्क है। स्टेट में विधानसभा यानी लोअर हाउस के पास विधान परिषद से कहीं ज्यादा पावर होती है। एक ऑर्डिनरी बिल को भी विधान परिषद सिर्फ 4 महीने तक रोक सकती है। ये लोकसभा राज्यसभा जैसे बैलेंस वाला मामला बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, क्विक एग्जाम रिवीजन हैक्स। इन सारी बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट में पैक कर लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल से जुड़ा कोई भी सवाल आए, उसे सॉल्व करने का ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, उसके जैसा यूनियन पार्लियामेंट का आर्टिकल याद करिए। स्टेप 2, उस पर +89 या +90 का रूल लगाइए। और स्टेप 3, चेक कर लीजिए कि कहीं ये विधान परिषद से जुड़ा कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। सिंपल। तो फाइनल रिवीजन के लिए बस इतना याद रखना है। मैजिक रूल क्या है? +89 और +90। सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है? विधान परिषद, उसका बनना, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी लिमिटेड पावर्स। और की पैरेलल्स, प्रेसिडेंट के बराबर गवर्नर और पीएम के बराबर सीएम। एक चीज और, गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने की। तो पूरी बात का सार ये है,
नियम है 89/90 जोड़ने का और अपवाद है विधान परिषद। बस रटने की जगह इस पैटर्न को समझने से ये टॉपिक आसान तो होता ही है, साथ ही तैयारी करने का तरीका भी स्मार्ट हो जाता है। अब सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन के और कौन से हिस्सों में ऐसे ही पैटर्न्स छुपे हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जो एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कितना जरूरी टॉपिक है। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये एकदम फोकस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होने वाला है। हम सिर्फ वही चीजें देखेंगे जो एग्जाम में आती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक से। इसकी संवैधानिक नींव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, संविधान के पार्ट 5 में और चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी, वहां इसका जिक्र है। आर्टिकल्स, हाँ, आर्टिकल्स याद रखने हैं 124 से लेकर 147 तक। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था तब इसमें एक चीफ जस्टिस और सिर्फ 7 जजेस थे। सिर्फ 7, और अब हैं एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जजेस। तो ये जो नंबर्स है ना, ओरिजिनल स्ट्रेंथ और प्रेजेंट स्ट्रेंथ, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेसिक्स क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं और उन्हें हटाया कैसे जाता है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे आसान बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है। सब कुछ, मतलब सब कुछ प्रेसिडेंट के आसपास ही घूमता है। देखिए, अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। और अगर जज को रिजाइन करना हो तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। सिंपल। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज है 65 साल, पर हां, कोई मिनिमम एज, ऐसी कोई मिनिमम एज स्पेसिफाई नहीं की गई है। अच्छा, अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर, और यहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? या तो आप 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट। एक तीसरा ऑप्शन भी है जो काफी यूनिक है कि प्रेसिडेंट की नजर में आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों, मतलब एक जाने माने कानून के ज्ञाता। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। वहां 10 साल जुडिशियल ऑफिस या 10 साल एडवोकेट होना जरूरी है। ये डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वाला क्लॉज वहां नहीं है। ये डिफरेंस याद रखना है। ओके, तो हटाने की बात करें, जजेस को हटाने के सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राउंड्स हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर यानी सिद्ध कदाचार, या इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। बस ये 2। ये प्रेसिडेंट को हटाने के ग्राउंड से बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए सिर्फ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये पूरा प्रोसेस ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में डिटेल में दिया गया है। और ये प्रोसेस आसान बिल्कुल नहीं है। समझते हैं कैसे। स्टेप 1, एक मोशन लाना पड़ता है। लोकसभा में 100 मेंबर साइन करें या राज्यसभा में 50। स्टेप 2, एक 3 मेंबर कमिटी चार्जेस की जांच करती है। स्टेप 3, अगर कमिटी ने गिल्टी पाया तो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, और ये कोई आम वोटिंग नहीं, इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में। और आखिर में जब ये सब हो जाए तब प्रेसिडेंट फाइनल रिमूवल ऑर्डर पास करते हैं। काफी लंबा और मुश्किल प्रोसेस है ना? और यहां एक मजेदार बात, या कहूं एक फन फैक्ट, आज तक इस पूरे प्रोसेस से एक भी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया नहीं गया है। एक बार कोशिश हुई थी, वी रामास्वामी के केस में मोशन लाया गया था, लेकिन वो पार्लियामेंट में पास ही नहीं हो पाया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना टफ प्रोसेस है। चलिए, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के कोर पर, मतलब उसके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस। ये तो सिलेबस का एक अहम हिस्सा है। तो मोटा मोटा 4 तरह के ज्यूरिसडिक्शंस हैं। इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131। इसका मतलब है सेंटर और स्टेट के बीच झगड़ा या स्टेट्स के आपस में झगड़ा, ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहीं और नहीं। दूसरा है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपील सुनने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल सब मामलों में। फिर आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 143। इसमें प्रेसिडेंट किसी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और आखिरी रिट ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 32, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स जारी करने की पावर देता है। ओके, अब आते हैं एक रैपिड फायर राउंड पर। कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो उनके नंबर के साथ याद होने ही चाहिए। एग्जाम में ये डायरेक्ट आते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 129,
ये क्या कहता है? ये सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। इसके दो मतलब हैं। एक कि इसके सारे फैसले हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाएंगे, और दो, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करे तो उसे पनिश करने का भी अधिकार है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल 137। ये जुड़ा है जुडिशियल रिव्यू की पावर से, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसलों को दोबारा रिव्यू कर सकता है। सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी पावर है। और फिर आर्टिकल 141। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून डिक्लेयर करेगा वो इंडिया के सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा, मतलब सबको मानना पड़ेगा। यही तो लीगल हायरार्की है। आई नो, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतने सारे आर्टिकल्स, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अब कुछ मेमोरी हैक्स देखते हैं जो एग्जाम में काम आएंगे। तो एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। एक लाइन याद रखनी है बस। सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को एक सीट ऑफर करी है, बस इतना सा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए, एस से सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 124, फिर सार्क का एस से सैलरी आर्टिकल 125, ए से एक्टिंग चीफ जस्टिस 126, अगले ए से एडहॉक जजेस 127, आर से रिटायर्ड जजेस 128, सी से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129, फिर एस से सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 130 और आखिर में ओ फिर से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131। देखा, 124 से 131 तक सब कवर हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट से भी एक डायरेक्ट सवाल बन जाता है कि इंडिया में अभी टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं। तो नंबर याद रखिएगा, 25, बिल्कुल 25। चलिए जाते जाते कुछ फाइनल क्विक टिप्स। पहला, एज डिफरेंस याद रखिए। एससी के लिए 65 साल, एचसी के लिए 62। दूसरा, एससी हो या एचसी, दोनों के जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना, जिससे जजेस अपॉइंट होते हैं, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर और उसके पावर्स का एक क्विक रनडाउन। लेकिन सोचिए, असल सवाल तो ये है कि वो कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर को सच में डिफाइन किया। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे और पढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का एक ऐसा क्विक रिवीजन करते हैं जिसमें सिर्फ वही फैक्ट्स होंगे जो सीधे एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमारा गोल बिल्कुल सिंपल है, 5 मिनट से भी कम समय में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उन्हें याद रखने की जबरदस्त ट्रिक्स को समझ लेना। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले इसकी कहानी शुरू करते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का आइडिया कानून बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में गांधीयन प्रिंसिपल के तौर पर कैसे आया था, पहले ये समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 40 से। इसमें बस इतना कहा गया था कि स्टेट को विलेज पंचायत बनानी चाहिए। पर हाँ, एक बात याद रखने वाली है, शुरू में ये कंपलसरी नहीं था, ये बस एक सजेशन था, एक डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कई कमिटीज बनाई गईं और एग्जाम के लिए इनका ऑर्डर, इनका सीक्वेंस बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। सबसे पहले बलवंत राय मेहता, फिर आई अशोक मेहता, उसके बाद जीवी के राव और आखिर में एलएम सिंघवी कमिटी। अब इन कमिटीज में से 2 का कंपैरिजन तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता कमिटी ने कहा 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, और पता है यही सिस्टम आज हम फॉलो करते हैं, जबकि अशोक मेहता कमिटी ने 2 टियर सिस्टम का सुझाव दिया था। बस इतना सा डिफरेंस है, पर सवाल जरूर बनता है। चलिए अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर, वो गेम चेंजर जिसने सब कुछ बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 73rd अमेंडमेंट की, जिसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंपलसरी हिस्सा बना दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। तो इस अमेंडमेंट ने किया क्या? इसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा का पूरा नया चैप्टर यानी पार्ट 9 जोड़ दिया। इसमें आते हैं आर्टिकल्स 243 से लेकर 243O तक, और ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ पंचायत के बारे में है। इतना ही नहीं, एक और चीज ऐड हुई, स्केड्यूल 11 यानी 11वीं अनुसूची। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से तो पंचायत को उनकी असली पावर मिलती है, क्योंकि इसी शेड्यूल में वो 29 फंक्शनल आइटम्स दिए गए हैं जिन पर पंचायत काम कर सकती हैं। और ये नंबर 29, इसे तो बिल्कुल लॉक कर लीजिए। एग्जाम्स में सीधा यही सवाल आता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो कितने? 29। और ये लागू कब हुआ? डेट है 24 अप्रैल 1993। इसी वजह से हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के लिए। चलो
अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एग्जाम में सबसे जरूरी चीज मेमोरी हैक्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ऐसी आसान ट्रिक्स से याद करेंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। रेडी? सबसे पहले आर्टिकल 243 डी से रिजर्वेशन। कैसे? डी से दलित। याद रखिए, ये SC ST के लिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देता है। और हाँ, महिलाओं के लिए मिनिमम 1/3 यानी 33% रिजर्वेशन भी इसी में है। सिंपल। नेक्स्ट, आर्टिकल 243 ई फॉर ड्यूरेशन। अब इसकी ट्रिक सुनिए। इंग्लिश अल्फाबेट में ई कौन सा लेटर है? 5वां, राइट? बस पंचायत का टर्म भी 5 साल का होता है। हो गया याद? फिर आता है आर्टिकल 243 जी। ट्रिक है जी से गोली, और गोली से क्या मिलती है? पावर। बिल्कुल। तो जी फॉर ग्रांट्स, यानी ये पंचायत को पावर्स और अथॉरिटी देता है। कितना आसान है ना? अब आर्टिकल 243 आई से सीधा याद रखिए इनकम। सिंपल। ये आर्टिकल गवर्नर को स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने के लिए कहता है, जिसका काम होता है पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना। और लास्ट ट्रिक आर्टिकल 243 के, इसे याद रखें। ओके, अब इलेक्शंस। तो के इलेक्शन से जुड़ा है, पर एक बात का खास ध्यान रखें, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। ओके, तो गांव की बात हो गई, अब शहरों की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज की, यानी म्यूनिसिपैलिटीज की। और इसके लिए जो अमेंडमेंट है वो है 74th अमेंडमेंट। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का कंपैरिजन एक झटके में। पंचायत 73rd अमेंडमेंट पार्ट 9 शेड्यूल 11 और 29 आइटम्स। म्यूनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट पार्ट 9A शेड्यूल 12 और 18 आइटम्स। बिल्कुल आमने सामने, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अर्बन गवर्नमेंट से जुड़े कुछ गोल्डन फैक्ट्स। पहला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां बना? मद्रास में 1687-88 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का फादर, वो हैं लॉर्ड मेयो। ये तीनों नाम जरूर याद रखें। और इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है पार्ट 9B। ये जुड़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियों से। इसे 97वें अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़ा गया था। तो अब हमारी तीनों पार्ट्स की चेन पूरी हो गई। चलिए अब आते हैं फाइनल राउंड पर, एक रैपिड फायर रिवीजन, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और फैक्ट्स एक साथ, ताकि एग्जाम से पहले सब कुछ याद आ जाए। इन नंबर्स को दिमाग में बैठा लीजिए। मिनिमम एज इलेक्शन के लिए 21 साल, वुमेन्स रिजर्वेशन 1/3, पंचायत का टर्म 5 साल, 73rd अमेंडमेंट पार्ट 9 शेड्यूल 11 29 आइटम्स, 74th अमेंडमेंट पार्ट 9A शेड्यूल 12 18 आइटम्स और 97th अमेंडमेंट पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डन। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले एक क्विक क्वेश्चन। अभी जो हमने ट्रिक सीखी उसमें से पंचायत रिजर्वेशन के लिए कौन सा लेटर ट्रिक था? सोचिए, याद आया? बस इसी तरह रिवीजन करते रहिए और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जरूर सफल होंगे। नमस्कार। अगर SSC या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो इम्पोर्टेंट एक्ट्स का टॉपिक कितना जरूरी है ये तो पता ही होगा। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस टॉपिक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स का एकदम तेज रिवीजन करते हैं। देखिए, इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले कंपनी का राज, फिर सीधा क्राउन का शासन, उसके बाद आजादी तक के आखिरी एक्ट्स और सबसे आखिर में कुछ जबरदस्त रिवीजन हैक्स। तो शुरुआत करते हैं कंपनी शासन से। ये वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू किया और सारी पावर को एक जगह यानी सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, समझिए कि ये केंद्रीय प्रशासन की तरफ पहला कदम था। इसमें बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और बॉम्बे, मद्रास को उसके अंडर मिला दिया गया। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने डबल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था शुरू की। इसका सीधा सा मतलब था कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को अलग अलग कर देना। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। और यहीं पर देखिए एक बड़ा संकेत मिलता है। पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने साफ इशारा दे दिया था कि उसका इरादा भारत पर पूरा कंट्रोल करने का है।
यहाँ पर कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी एकाधिकार को खत्म किया गया, लेकिन 2 चीजों को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार। यही वो अपवाद हैं जो एग्जाम में फंसाते हैं। 1833 का एक्ट सेंट्रलाइजेशन का पीक था, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। एक और जरूरी बात, इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन का सिर्फ प्रयास किया था, उसे लागू नहीं कर पाया था। और जो काम 1833 में अधूरा रह गया था ना, उसे 1853 के चार्टर एक्ट ने पूरा किया। जी हाँ, इसी एक्ट ने सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की असल में शुरुआत की। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, 1857 का विद्रोह। इसी के बाद कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। ये सीक्वेंस एकदम साफ है। विद्रोह हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई, सीधा क्राउन का रोल आया और गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदलकर वाइसरॉय हो गया। इस एक्ट ने पुरानी डबल गवर्नमेंट वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया और भारत के शासन के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया ऑफिस बनाया, यानी अब कंट्रोल सीधा लंदन से होने लगा। और यहाँ से कहानी थोड़ी पलटती है। दशकों के सेंट्रलाइजेशन के बाद अब पावर को धीरे धीरे प्रांतों को वापस देना शुरू किया गया। इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और यहीं पर पोर्टफोलियो सिस्टम यानी आज के मंत्रालयों जैसा सिस्टम शुरू हुआ। ये 1909 के एक्ट का शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई, जिसका भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा। और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का टाइटल मिला। ये फैक्ट तो सीधे सीधे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 1919 का एक्ट 2 बड़े बदलाव लेकर आया। एक, प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन, और दूसरा सेंटर में बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदनों वाली विधायिका, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब हम सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो 2 एक्ट्स हैं जिन्होंने आज़ादी से ठीक पहले भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की नींव रखी। 1919 और 1935 के एक्ट्स के बीच के इस उलटफेर को समझना बहुत आसान है। 1935 के एक्ट ने 1919 वाले सिस्टम को बस पलट दिया। जो डायरकी प्रांतों में थी उसे केंद्र में लगा दिया और प्रांतों को आज़ादी यानी ऑटोनॉमी दे दी। हमारे आज के संविधान का जो ढांचा है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से लिया गया है। आरबीआई की स्थापना और ये 3 लिस्ट वाला सिस्टम, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, ये सब इसी एक्ट की देन है। और ये है वो आखिरी एक्ट जिसने कानूनी तौर पर ब्रिटिश राज को खत्म किया, भारत को आज़ादी दी और साथ ही देश के बंटवारे का रास्ता भी बनाया। चलिए, अब फटाफट कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स और उन्हें याद रखने की मजेदार ट्रिक्स देख लेते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे सबसे बड़ी पोस्ट का विकास एकदम साफ हो जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और आखिर में वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये सीक्वेंस याद रखने से एक्ट्स का क्रम भी याद रहता है। पिट्स इंडिया एक्ट के लिए ये एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी से कमर्शियल अफेयर्स। बस इससे उनका काम हमेशा याद रहेगा। ये वो नाम है जो किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हैं। ये नाम तो एकदम रट लेने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जाते जाते इस इतिहास को अपनी पॉलिटी की पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक सवाल। जरा सोचिए कि इन सभी एक्ट्स में से वो कौन सा एक्ट है जिसकी छाप हमारे आज के संविधान पर सबसे गहरी है। नमस्कार, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी में इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना? और इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, इनसे सवाल तो पक्के आते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। इसे आसानी से समझने और याद रखने के लिए हमने पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और आखिर में कुछ बहुत काम की एग्जाम हैक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो 3 तरह की बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच का मेन डिफरेंस आखिर है क्या? यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो देखिए बहुत सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनको पावर सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, मतलब इनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं। फिर आती है स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनती हैं, यानी इनके पीछे एक कानून का सपोर्ट होता है। और आखिर में एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ये तो बस एक गवर्नमेंट ऑर्डर या रेजोल्यूशन से बना दी जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन वॉच डॉग बॉडीज की, मतलब वो निकाय जो ये पक्का करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम ठीक से और निष्पक्ष तरीके से काम करे। इसमें सबसे पहले आते हैं CAG, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 के तहत इन्हें गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है, यानी जनता के पैसे का रखवाला। और हाँ, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए एक गाइड और फिलोसोफर की तरह भी काम करते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम CAG और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीधी तुलना कर रहे हैं। देखिए, दोनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और कार्यकाल भी सेम है, 6 साल या 65 साल की उम्र, और हटाने का प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही है। इसी सिमिलैरिटी की वजह से यहाँ से अक्सर कंफ्यूजिंग सवाल बनते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI, ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका काम क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना। याद रखिएगा, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और अभी हैं राजीव कुमार। अब बात करते हैं उन बॉडीज की जो सरकार को सलाह देने और उसे रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर से, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, आर्टिकल 76। ये देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, मतलब सरकार के टॉप लॉयर। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद पर रहते हैं। पहले AG थे MC सेथलवाड़। तो एक सवाल आपके लिए, अगर केंद्र में अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, तो स्टेट में जो उनके काउंटर पार्ट एडवोकेट जनरल होते हैं, उनका आर्टिकल क्या होगा? सोचिए, इसमें एक मजेदार ट्रिक छिपी है। और ये रहा जवाब। इसे कहते हैं +89 ट्रिक। ये एक शानदार शॉर्टकट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में केंद्र सरकार से जुड़े कई आर्टिकल्स में अगर आप 89 जोड़ दें तो आपको पार्ट V में राज्य का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे 76 + 89 हुआ 165, जो एडवोकेट जनरल का आर्टिकल है। एग्जाम में ये आपका बहुत टाइम बचा सकता है। अगला है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसे हर 5 साल में बनाया जाता है। इसका मुख्य काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स से आए पैसे के बंटवारे पर सिफारिशें देना। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया। यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। स्टेट PSC यानी SPSC के मेंबर्स को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं और वो अपना रेजिग्नेशन भी गवर्नर को ही देते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ये डिफरेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब फटाफट कुछ और इम्पोर्टेंट स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम पेपर्स में दिख जाती हैं। सबसे पहले नीति आयोग। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के जरिए बनाया गया था। इसके बारे में ये की फैक्ट जरूर याद रखिएगा। इसने 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। ये 1964 में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन 2003 में CVC एक्ट के साथ इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया, जिससे ये एक पावरफुल एंटी करप्शन एजेंसी बन गई। और फिर है लोकपाल। इसे लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 के तहत बनाया गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम हाई लेवल पब्लिक फंक्शनरीज, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी करप्शन के आरोपों की जांच करना है। तो चलिए अब इस सेशन को रैप अप करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के साथ, एक पावरफुल रिवीजन टूल और कुछ फाइनल मेमोरी हैक्स। ये रही हमारी मास्टर रिवीजन टेबल। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हमने जितनी भी मेजर बॉडीज डिस्कस की हैं, उनका टाइप, आर्टिकल या एक्ट और टेन्योर सब कुछ एक ही जगह पर है। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
और आखिर में एक सवाल जिस पर आप सोच सकते हैं, इन बॉडीज का इंडिपेंडेंट होना यानी स्वतंत्र रूप से काम करना इतना जरूरी क्यों है, और इनकी ये स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में क्या भूमिका निभाती है। तो चलिए भारतीय संविधान के सबसे जरूरी संशोधनों पर एक तेज नजर डालते हैं। एसएससी हो या रेलवे, यहां से सवाल तो पक्का आता है। आज हम न सिर्फ इन संशोधनों को समझेंगे बल्कि इन्हें याद रखने की कुछ मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। तो बस तैयार हो जाइए। ये सवाल तो एग्जामिनर का फेवरेट है, बार बार आता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, ये सेशन खत्म होते होते इसका जवाब आपके दिमाग में छप जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या बदला गया, चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि संविधान को कैसे बदला जाता है। सारी कहानी आर्टिकल 368 में छिपी है। देखिए, संवैधानिक संशोधन का सीधा सा मतलब है देश के सबसे बड़े कानून में कोई बदलाव करना, और ये बहुत बड़ी पावर है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास है। किसी भी बदलाव को पास करने के लिए 3 तरह की मेजॉरिटी होती है। एग्जाम के लिए बस विशेष बहुमत पर खास ध्यान रखेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जैसे बड़े बदलाव इसी से होते हैं। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साधारण बहुमत मतलब रूटीन के काम जैसे नागरिकता के नियम। लेकिन जब बात संविधान की आत्मा यानी मौलिक अधिकारों की हो तो पिक्चर में आता है विशेष बहुमत। संशोधन बिल के बारे में ये 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, अगर बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनी तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। और दूसरा, 24वें संशोधन के बाद प्रेसिडेंट को इस पर साइन करना ही पड़ता है, वो मना नहीं कर सकते। तो अब जब हम प्रक्रिया समझ गए हैं, आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं वो शुरुआती संशोधन जिन्होंने आजाद भारत की दिशा तय की। सोचिए, देश आजाद हुआ ही था और सबसे पहला संशोधन जमीन से जुड़ा था। भूमि सुधारों को लागू करने के लिए ही खास तौर पर 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। 7वें संशोधन ने तो भाषा के आधार पर भारत का नक्शा ही बदल दिया। इसी से बने हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी नींव पर आज का भारत खड़ा है। अब चलते हैं संवैधानिक इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। यह कहानी है 42वें और 44वें संशोधन के टकराव की, जो इमरजेंसी के दौर में और उसके बाद हुई। 42वां संशोधन इमरजेंसी के दौरान आया था और इसमें इतने सारे बदलाव हुए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाने लगा। ये तीनों शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी इसी से जोड़े गए थे। फिर आया 44वां संशोधन, जिसने एक तरह से बैलेंस वापस लाने का काम किया। इसने 42वें संशोधन के कई विवादित फैसलों को पलट दिया। और हाँ, संविधान में कैबिनेट शब्द पहली बार इसी संशोधन से आया था। चलिए अब कुछ ऐसे संशोधनों की बात करते हैं जिनका सीधा असर हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर पड़ता है। और ये रहा हमारे पहले सवाल का जवाब, 61वां संशोधन, एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव जिसने देश के करोड़ों युवाओं को वोट देने का हक दिया। इसी ने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की थी। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये दिखाता है कि हमारे संविधान ने भारत की भाषाई विविधता को कैसे अपनाया है। इसी तरह हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर 22 हो गई। अब आते हैं एकदम लेटेस्ट संशोधनों पर। इनको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। जीएसटी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और महिला आरक्षण, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे हॉट टॉपिक्स में से हैं। तो हमने सारे जरूरी संशोधन तो देख लिए, पर सवाल यह है कि इतने सारे नंबर और बदलाव याद कैसे रहेंगे? अरे टेंशन क्यों लेते हैं? चलिए अब कुछ शानदार मेमोरी हैक्स देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। ये ट्रिक्स एग्जाम में बहुत काम आएंगी। जैसे 71वें संशोधन से जुड़ी भाषाओं के लिए बस एक शब्द याद रखिए, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। है ना आसान? और इसी के साथ हमारा ये हाई स्पीड रिवीजन यहीं खत्म होता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, जरा सोचिएगा, बदलते भारत के लिए संविधान में अगला बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? सोचते रहिए और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।